आदित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट की अगली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। तो कल लास्ट टॉपिक में हमने छोड़ा था, जो लास्ट टॉपिक था वहीं से स्टार्ट भी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ से जो क्वेश्चंस आता है उस पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो एलसीएम और एचसीएफ में मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। जैसे मान लेते दशमलव वाली को अगर कोई संख्या है तो उसका हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे ये समझा जाए। जैसे मान लेते हैं आपके सामने दे दे 2.4 0.036 और यहाँ पे आज मान लेते हैं 0.72 और पूछ दे कि बताइए इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो इसको हम बताए थे कैसे सॉल्व करना है। इसको लिख सकते हैं आप 24/10, इसको लिख सकते हैं 36/1000, इसको लिख सकते हैं 72/100 और इसका निकालना होगा एलसीएम। जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो याद रखें ऊपर वाले संख्याओं का एलसीएम होगा, यानी कि 24, 36, 72, इसका निकाल लेंगे आप एलसीएम। और उसके बाद नीचे जो दिया है आपका 10, 100 और 1000, इसका आपको निकालना होगा एचसीएफ। तो जैसे ऊपर वाले के एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका 36 दूनी 72 ही आएगा और नीचे का एचसीएफ हो जाएगा 10 और जैसे डिवाइड करेंगे तो 7.2 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने कल तक यहाँ तक बताया था कि कैसे इसको निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। आगे बढ़ेंगे इसी के टर्म में, तो और भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 to the power 2 हो, 3 to the power 4, 5 to the power 8 और 7 to the power मान लेते हैं 9 है। और इसी के साथ एक और आपकी संख्या दी गई है जो कुछ इस प्रकार से 3 to the power 5, 5 to the power 8, 11 to the power 13 और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। इसका एलसीएम व एचसीएफ अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम के लिए दो बातें हमेशा याद रखेंगे इसके लिए कि आधार में किसको लेना होगा। तो आधार में हमेशा याद रखेंगे कि एलसीएम के लिए आधार में सभी को लीजिएगा, लेकिन घात में हमें बड़ी घात लेनी पड़ेगी। तो यहां से देखें आधार में सभी को लेना है, जैसे आधार में जो भी संख्या सभी को लेना है। तो 2 है आधार में, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और इधर वाले में 11 है। तो आधार एक भी नहीं छोड़ना है। जैसे आधार में आप देखें 2, 3, 5, 7, 3, 5 तो लिया जा चुका है, 11 बचा था। तो घात में मैंने कहा सभी घातों को लेना है, लेकिन आधार में सभी आधार को लेना है और घात में बड़ी घात लेनी है। अब बताएं कि 2 के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या होगी। तो 2 के ऊपर तो 3 ही दिख रहा है, इसलिए 2 के ऊपर 3 ही घात होगा। 3 के ऊपर सबसे बड़ी घात क्या होगी। तो 3 के ऊपर 4 है, 3 के ऊपर 5 है, तो 3 के ऊपर 5 ले लीजिए। 5 के ऊपर 8 है, 5 के ऊपर 8 है, तो दोनों सेम है तो 8 ही हो जाएगा। 7 के ऊपर 9 एक ही है, तो 7 के ऊपर 9 ले लें और 11 के ऊपर 13। और इस प्रकार से जो ये लंबी चौड़ी संख्या दिख रही है ये हमारा हो जाएगा एलसीएम का पार्ट्स। याद रखें कि ये एलसीएम आपका निकल कर आएगा। एचसीएफ के लिए मुझे क्या करना होगा, याद रखें एचसीएफ के लिए अगर मुझे आधार में संख्या लेनी है तो याद रखें कि आधार में हमेशा आपको कॉमन जो है उसी आधार को लेना होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि घात में किसको लेना होगा तो घात में हमेशा छोटी घात को लेना होगा, घात में हमेशा छोटी घात को लेना होगा। तो चलिए दोनों में कॉमन आधार को देखेंगे तो 3 और 5, यहाँ पर भी है 3 और 5, तो आधार में 3 × 5 ले लें और घात में छोटा घात लेना है। तो 3 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 5, तो छोटा घात 4 होगा और 5 के ऊपर 8, 5 के ऊपर 8, ये तो दोनों सेम है इसलिए 5 के ऊपर 8 ही रख लें। इस प्रकार से हमारा एचसीएफ मिल जाएगा। सेम इन्हीं के बेस पर एक और क्वेश्चन देखा जाए। जैसे आपके सामने मान लेते एक और क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर आ जाए। 2 to the power 4, 3 to the power 5 एंड 5 to the power 7 कामा, उसका दे दे 3 to the power 5, 5 to the power 7, 7 नहीं मान लेते 8 दे दे और यहाँ पे दे दे 7 to the power 3।
और अगले स्टेप में दे दे आपका 2 टू दी पावर 3 एंड 5 टू दी पावर 10 और यहाँ पे दे दे 11 टू दी पावर 11 और पूछा जाए कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने एलसीएम में बोला था कि आधार में सभी आधारों को लेना है, तो सभी आधार को लेते हैं। देखिए आधार में कौन कौन सी संख्या नजर आ रही है, तो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, अगला 7 भी है, फिर इसके बाद 11 भी है। 2 के ऊपर सबसे छोटी घात को लेना है, एलसीएम में बड़ी घात को लेना होता है, तो 2 के ऊपर सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो 2 पे 4 और 2 पे 3, तो 2 पे 4 ही रहेगा। 3 के ऊपर 5 है, 3 के ऊपर 5 है, 3 के ऊपर 5 है, 3 के ऊपर 5 ले लें, 5 के ऊपर 7, 5 के ऊपर 8, 5 के ऊपर 10, तो यानी कि 10 वाला ले लीजिए। 7 7 एक ही दिया हुआ है, 3 ही है तो 3 ही रख लें, और 11 के ऊपर 11 ही है। तो इस तरीके से हम पा गए एलसीएम, और बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना होता है, एलसीएम यही हो जाता है। एचसीएफ के लिए कॉमन लेना है सब में, तो 2 है, इसमें 2 नहीं तो छोड़ दीजिए। 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, इसलिए 3 को छोड़ दें। अब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, तो 5 को ले ले। और कहा गया कि कॉमन आधार के साथ सबसे छोटी घातों को लेना होता है, इसलिए 5 के ऊपर 7 घात है, 5 के ऊपर 8 है, 5 के ऊपर 10 है, तो सबसे छोटी घात है 5 के ऊपर 7, इसलिए एचसीएफ वाला पार्ट तो हो जाएगा 5 के ऊपर 7। इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल लेंगे। और भी इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं ये देख लिया जाए। जैसे दे देगा यदि, अगला क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का, अगर आपके सामने 2 संख्या है, यदि 2 संख्या का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 720 तथा 8 है, और आगे दे दे यदि उनमें से एक संख्या, अब आपके सामने एलसीएम तो 720 दिया है और एचसीएफ 8 दिया हुआ है, कर उनमें से एक संख्या पता है, तो उनमें से एक संख्या 120 हो तो दूसरी संख्या बताइए। आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। सी टेट का ही मैथ पढ़ना है, इसलिए याद रखें सी टेट वाले मैथ से ही केवल मतलब होना चाहिए। आगे वाला अगर मैथ आपको पढ़ना है तो अगला जो क्लास हमारा स्टार्ट होगा उसमें आप देखेंगे कि इस एलसीएम एचसीएफ को कितने तरीके से अलग एग्जामों में पूछा जा सकता है। अभी आपके सी टेट से रिलेटेड इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सिर्फ उसी को मैं टच कर रहा हूँ, क्योंकि वही सिलेबस आपका चल रहा है। तो ये नहीं कि पूरा अब सी टेट में आपको पूरा एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दे शुरू से लेकर अंत तक, जितना कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वो पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं आता है, बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाती है। इसलिए याद रखिए कि बेसिक में कम से कम आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। भिन्न अगर कोई संख्या दिया उसका एलसीएम आना चाहिए, पॉइंट में दिया उसका एलसीएम आना चाहिए, और एक लास्ट में जो फार्मूला होता है जिसके बारे में अभी डिस्कस में कर रहा हूँ वो आपको आना चाहिए। अगर इतनी बातें अगर हो गया तो फिर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा, आप कर ले जाएंगे। अब इस पर देखिए एक संख्या पता है, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर। जैसे मान लेते कोई पहली संख्या है, उसमें आप गुणा करा दीजिए दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या इक्वल टू, यहां से हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसमें देखिए पहली संख्या है, यानी कि एक संख्या जो 120 है उसको पहली संख्या मान लीजिए, तो 120, दूसरी संख्या पूछा है यक्स मान लीजिए, और हो गया 720 गुणे, और यहाँ पे 8 रख लें। एक्स की वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 720 गुणे 8, अब पूरे का डिवाइड कर देंगे 120 से, काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो बस आंसर आ गया 6 × 8, और लीजिए आपकी दूसरी संख्या तैयार है 48। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाली फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यह सूत्र, ये फार्मूला आपके सामने है, इस सूत्र का यूज करके आप कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपको हमेशा याद रखें एक संख्या जो दिया है इसको फर्स्ट संख्या मान लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ दिया ही होगा, आप दूसरी संख्या निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आपने देखा कि इस पर ए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैं कर लेता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दे देगा कि यदि
यदि 3 घंटियां, यदि एक पूछ देगा 3 घंटियां, 3 घंटियां क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 20 सेकेंड के अंतराल पर अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। अब कह दे कि यदि तीनों घंटियों को एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। वह पुनः कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। याद रखें, बजने और मिलने से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपका पूछे तो दिए गए संख्याओं को बस आप निकाल लेंगे, एलसीएम आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 12 सेकेंड जो दिया है, फिर यहाँ पर दिया है 15 सेकेंड और यहाँ पर दिया है 20 सेकेंड। बस आप इसका निकाल लेंगे एलसीएम और आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 60 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ हो बजेंगे। जब भी आपके सामने बजने और मिलने से रिलेटेड प्रश्न हो तो आप हमेशा एलसीएम निकाल के आंसर को दे सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता था, 3 व्यक्ति ABC क्रमशः किसी गोल चक्कर को किसी वृत्ताकार में वो चक्कर कर रहे हैं, तो एक चक्कर करने में प्रत्येक जो है 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड लेते हैं। कहता है कि अगर तीनों को एक साथ दौड़ा दिया जाए तो बताइए कितने समय बाद वो पुनः एक साथ मिलेंगे। तो मिलेंगे और बजेंगे, तो ये दोनों के लिए हमेशा एलसीएम आप लगाएंगे। इस प्रकार से आपका 60 आंसर होगा। एलसीएम अगर निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 12, 15 और 20 है। तो सबसे पहले 2 से लेके चले तो 2 छक्के 12, 2 दहा में 20, फिर 2 से लेके चले तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 10 बार में चला जाएगा। फिर 3 से लेके चले, 3 से 3 पचे 15, बस यहाँ से 5 से लेके चले और फिर लास्ट में हमारा 2 हो जाएगा। तो 1, 1 और 1। इस प्रकार से एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। आप देख लिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, गलती हो गया, 2 छक्के 12, 15, 2 दहा में 10, 2 तिहाई 6, ठीक है। हाँ ये गड़बड़ हुआ, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ आ गया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जब 2 से आपने काटा इसको, तो 2 से जब काटेंगे हम लोग तो फिर देखते हैं क्या मिलेगा। 2 पचे 10, यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा। और जैसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 आएगा। अगले स्टेप में केवल 5 बार में जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम हमारा मिला 2 इंटू 5 इंटू और यहाँ से 3 होगा। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60। तो एलसीएम आपके सामने 60 उपलब्ध है। हम कह सकते हैं कि 60 सेकेंड बाद ये पुनः एक साथ मिलेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इतनी चीजें जो हैं आपके सीटेट में टच कर सकता है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और भी क्या क्या चीजें पूछता है, जैसे कि कुछ फ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भिन्न से। ठीक है, भिन्न से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन के माध्यम से ही देख ले। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न भिन्नों में, निम्न फ्रैक्शन में या भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा है, ये पूछा जा सकता है। तो आपके सामने दे देगा ऑप्शन ए 4/5 दे दिया, ऑप्शन बी 2/3 दे दिया, ऑप्शन बी में 2/3 दे दिया, 2/3, ऑप्शन बी में दे दिया 2/3, सी वाले ऑप्शन में आपके सामने दे दिया 7/9,
और डी वाले ऑप्शन में आ गया 1/5। पूछा गया कि इसमें कौन सा भिन्न है जो सबसे बड़ा है, तो छोटा भी आपसे पूछ सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जब दिए जाएं तो करना क्या है कि देखिए कैसे चेक करना है। पहले 4 ले लीजिए और उसके आगे एक 0 बढ़ाकर, यानी कि अंश को ले लें। जो भी ऊपर 4 दिख रहा है, यानी अंश दिख रहा है, उसको लेकर एक 0 बढ़ा लीजिए। और नीचे डिवाइड करना है हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से। तो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पहले के लिए तो आ गया 40। दूसरे वाले को सॉल्व करने चलेंगे तो इसको ले लेंगे 20 और इसके बीच के डिफरेंस को, जैसे बीच का अंतर, इनके बीच का जो भी अंतर हो उससे डिवाइड करना है। तो बीच का अंतर तो 1 का है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। यहां पर भी आप ले लीजिए 7 यानी 70 और बीच का डिफरेंस है 2 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 35। उसके बाद यहां से हम लिख सकते हैं आपका 1 और 0, बीच का डिफरेंस है 4 का, तो 4 ले लीजिए, काटेंगे तो आएगा 2.5। अब देखें ये जो संख्या आपके सामने मिली है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 40 है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न आपकी 1 हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न आपके सामने आ चुका है, बड़ी भिन्न हो जाएगी 4/5। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि बताइए छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो छोटी भिन्न सबसे छोटा आपका दिख रहा है 2.5, यानी कि छोटी भिन्न हो जाएगी 1/5। इस प्रकार से दोनों का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। तो बड़ा और छोटा भिन्न इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं इसी के जस्ट ऊपर, जैसे पूछ देगा निम्न भिन्नों में, दे देगा निम्न भिन्नों में कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न छोटा होगा। अब छोटा होगा पूछा है तो ऑप्शन ए ले ले। ऑप्शन ए में मैंने ले लिया 3/5। ऑप्शन बी ले लीजिए, ऑप्शन बी हो गया 4/7 ले लें, और सी ऑप्शन आपका हो गया 5/6, और डी वाला ऑप्शन आपका हो गया 2/5 ले लीजिए। 2/5 नहीं, 2/7 ले लेते हैं, 2/7 ले लेते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया ऑप्शन में 2/7। पूछा गया कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 30 ले लें और /2, इसको ले लीजिए 40 और /3, इसको ले लीजिए 50 और /1, इसको ले लेंगे 20 और /5। काटेंगे तो आ जाएगा ये वाला 15, इसको कट करेंगे तो आएगा 13.333, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 50 और इसको कट करेंगे तो आएगा 4। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 4 है, इसलिए वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। तो अगर यहाँ से मैं बात करूं कि बताइए छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो यहाँ से छोटी भिन्न आपके सामने नजर आ रहा है, यानी कि छोटी भिन्न अगर आपसे पूछे तो 2/7। लेकिन अगर इसी में पूछ ले बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न सबसे ऊपर नजर आ रहा है, यानी सबसे बड़ी भिन्न ऊपर नहीं, तीसरा सी वाला ऑप्शन है। सबसे बड़ी भिन्न आपका हो जाएगा 5/6। एक तो भिन्न में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाइए। तो अगर आपसे पूछ दे इसे भिन्नों का कि बताइए आरोही क्रम में कैसे सजा सकते हैं, तो कहता है कि आरोही क्रम में सजाने के लिए याद रखें आरोही क्रम को हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ। अगर छोटे से बड़े की तरफ यहां से देखना होगा तो सबसे पहले डी वाला आएगा, यानी इसमें सबसे पहले डी ऑप्शन आएगा, उसके बाद डी के बाद बी वाला ऑप्शन आएगा। अब बी वाले ऑप्शन के बाद ए वाला ऑप्शन आएगा और सबसे बड़ा हो जाएगा सी। ये तो आरोही क्रम हो गया। अगर आपसे इस पर पूछ ले अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम में इसको सजाइए। अवरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग, इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपसे पूछता है कि बताइए क्या होगा, तो बस इसी को पलट लें। सी सबसे पहले आएगा, फिर ए आएगा, इसके बाद बी आएगा, सबसे लास्ट में डी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आप चाहें तो आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। इस पर 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बड़ा छोटा आरोही अवरोही। लगाने का एक ही तरीका है कि अंश को लेकर 0 बढ़ा लें
और हर और अंश के बीच के डिफरेंस से भाग दें, बीच के अंतर से भाग दें। जैसे कि ये 2 कहाँ से है, तो 5 में से 3 जा 2, 7 में से 4 जा 3, 6 में से 5 जा 1, 7 में से 2 जा 5। इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक तो आपका भिन्नों में ये क्वेश्चन पूछता है, और भी भिन्नों में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे बोल देगा निम्न संख्याओं को या निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलिए, निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलिए, कहते निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलिए। जैसे ऑप्शन ए वाले को देखते हैं, ऑप्शन ए में थे क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे आ जाएगा 0.34 के ऊपर मान लेते बार वाला आ गया क्वेश्चन, और एक आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 0.34 और यहाँ पे 4 को छोड़ के बार लगा हुआ है। एक्चुअली दोनों का नाम थोड़ा सा अलग हटके होता है कि अगर मान लेते पॉइंट के बाद से बार शुरू हो जाए तो इस तरह का जो बार होता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शुद्ध आवर्त दशमलव, इसको बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। याद रखें, जैसे बार लगा होता है उसका नाम हो जाता है आवर्त दशमलव, तो ये हो जाएगा शुद्ध आवर्त दशमलव। यानी कि अगर पॉइंट के बाद से ही बार शुरू हो जाए तो इस तरह के जो बार वाली संख्याएं होती है उसको बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। अगर 0.34 के ऊपर बार है, जैसे पॉइंट के बाद कोई संख्या अगर छोड़ दे, इसको बोलेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव। इसके बाद होगा आपका मिश्रित आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव, इसको बोलेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव। अब बात आती है कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसको भिन्नों में बदलेंगे, ये बात आती है। तो चलिए बताते हैं इसको भिन्नों में कैसे बदला जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद संख्या भी शुरू हो, बार भी शुरू हो जाए तो उसे हम बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। अब पॉइंट के बाद कुछ संख्या छोड़कर अगर बार शुरू हो तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव बोलते हैं। अब जैसे बोल दे कि इनको भिन्नों में बदलिए, कैसे बदला जाएगा, तो देखिए कैसे बदलेंगे। जैसे मान लेते हैं 0.pq है और इसके ऊपर बार लगा है, तो जैसे पॉइंट के बाद बार शुरू हो जाए तो बस जितने के ऊपर बार होगा उतने 9 से बस भाग दे दीजिएगा। 0.pq r अगर है, पूरे के ऊपर बार है तो बस कुछ नहीं करना है, pqr और इस बार 3 9 से हम भाग दे देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई शुद्ध आवर्त दशमलव है, जिसको हम बोलेंगे प्योर आवर्त दशमलव जो दिया हुआ है, शुद्ध आवर्त दशमलव अगर कोई दिया है, दशमलव दिया है, तो बस उसमें आपको बस यही करना है कि अगर पॉइंट के बाद से बार शुरू है तो जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतने आप 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 9 से डिवाइड करेंगे, 3 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमें लगता है कि इसमें ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया है 0.34 के ऊपर बार है, इसको आप लिख सकते हैं 34/99, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरे टॉपिक का कि अगर मान लेते हैं 0.pq और eq पे बार हो, तो इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले पूरे नंबर को ले लें और उसमें से उसको माइनस करें जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, इसमें से उसको माइनस करें जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, जैसे p के ऊपर बार नहीं लगा है इसलिए p को माइनस करें। और मैंने अभी कहा था कि जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतने 9 से डिवाइड करना है। तो एक के ऊपर बार है, सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए जैसे p था और q था तो केवल q के ऊपर बार था, तो एक के ऊपर बार इसलिए 1 6 9 रहेगा, लेकिन डिजिट 2 है तो 2 बनाने के लिए 0 बना लेंगे। तो इस प्रकार से pq माइनस p और बटा आपका 90 होगा। अगर यही आ जाए 0.pq r और इस बार मान लेते qr के ऊपर बार हो, qr के ऊपर बार हो, या मान लेते हैं हमारा r के ऊपर केवल बार हो, तो इसको सॉल्व हम करेंगे। सबसे पहले तो पूरी संख्या ले लीजिए pqr और इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको पहले माइनस कर लें, पहले जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लें। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले हमको क्या करना है कि pqr और इसमें से माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है pq को, और एक के ऊपर बार इसलिए वो 9 और बाकी 2 शून्य से कवर हो जाएगा। सेम इसको भी हम लोग हल करते हैं कि कैसे इनको हल किया जाएगा। तो इसको हल करने के लिए ध्यान से देखें, ये आपका हो गया जिसको बोलेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव, इसका नाम होगा मिश्रित आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव। अब इसको अगर सॉल्व करना था 0.34 है,
4 के ऊपर बार है तो पहले क्या करना है, 34 में से 3 माइनस कर लेना है और 90 से डिवाइड कर लेना है। आ जाएगा आंसर 31/90। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए अगर शुद्ध आवर्त दशमलव या मिश्रित आवर्त दशमलव है तो उसको हम कैसे भिन्नों में बदलेंगे, जो आपके सामने इस तरीके से नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए इसी के जस्ट बेस पर और भी क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं। यहां पर देखें, कह दे कि निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलिए। निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलिए। चलिए निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलिए। जैसे पहला ऑप्शन आपका आ गया 0.123, 123 के ऊपर बार आपका हो जाएगा 123 निम्न दशमलव में। अच्छा ठीक, निम्न दशमलव को, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि निम्न दशमलव को भिन्नों में बदलिए। जैसे 0.123 पॉइंट के बाद से ही बार शुरू हो गया, इसके बाद नंबर आ गया, सेम यही नंबर ले लेता हूं, लेकिन इस बार 23 के ऊपर बार लगा देता हूं। फिर एक नंबर मैंने ले लिया 4, 5, 6, इस बार 6 के ऊपर बार है, और एक मैंने ले लिया 0.1234, इस बार 4 के ऊपर बार है। तो मैंने बताया कि इसको जब बदलेंगे तो जितने के ऊपर बार होगा उतने 9 से आप डिवाइड बस कर लीजिए, यानी 123/999। अगर ये कट रहा हो 3 से तो काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आंसर होगा 41/333। इसको जब हम सॉल्व करने आएंगे तो मैंने कहा कि अगर यह मिश्रित आवर्त दशमलव होगा तो पहले पूरी संख्या ले लीजिए और उसमें से उसको माइनस करिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, और नीचे उतना ही 9 लेंगे जितने के ऊपर बार है, 2 9 ले लेंगे और एक 0। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 122 और बट्टा 990, और ये संख्या 2 से कट रही है तो 2 से काट लेते हैं। 61/2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 61/495। इसको अगर सॉल्व करना है तो लिखें 456 माइनस, इस बार इसमें से 45 माइनस होगा और एक ही 9 होगा लेकिन 2 शून्य होगा, तो जब घटाइए 6 में से 5 जा 1, 5 में से 4 जा 1, उसके बाद 4 आ जाएगा और बट्टा हो जाएगा 900। और ये 3 से कट रहा है, 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 और नीचे आ जाएगा आपका 300। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से 137/300। सबको जोड़िए, 4 1 5 1 6, 6 आ गया तो 3 से 6 कटता है, यानी कि संख्या भी 3 से कटेगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1234 में से 12 पहले घटाइए और उसके बाद 2 के ऊपर बार है इसलिए 2 9 और बाकी 2 शून्य। तो याद रखें, ये लग रहा है कि एक ही के ऊपर बार है लेकिन वो 3 और 4 था तो 3 4 के ऊपर बार मैंने रखा था। तो पहले 1234, अब 12 के ऊपर बार नहीं है इसलिए 12 माइनस कर दो, आएगा 12, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा आपका 22 और कितना आएगा, आएगा 9900, ठीक है ना। तो आएगा 1222 और नीचे आएगा 9900, ठीक है। और इसके बाद 2 से कट करिएगा, इसको 2 से काटिए तो 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, उसका नीचे काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10 और 1 0। तो इस प्रकार से आप इस आवर्त दशमलव को इस तरीके से बदल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। तो एक ये वाला क्वेश्चन आता है कि जिसको आवर्त दशमलव को भिन्नों में बदलना आपसे पूछ सकता है। और भी इस पर क्या आ सकता है, जैसे मान लेते हैं कुछ जोड़ दे सकता है इसका, जैसे 0.123 के ऊपर बार है और कह दे प्लस 0.34 के ऊपर बार है और प्लस 0.23 केवल 3 के ऊपर बार है। कह दे कि बताइए इसका योगफल क्या होगा, करे कि का योगफल बताइए क्या होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो याद रखिए बार में ही आना चाहिए, इसको एकदम सिंपल तरीके से जोड़ लें, जैसे 1 2 3। एक बात और मैंने चीजें नहीं बताया कि अगर कोई संख्या के ऊपर बार लगा हो तो संख्या बार बार आ सकती है। तो 123 को 3 बार लिख दीजिए, 34 को भी हम बैलेंस कर लेते हैं इन्हीं के फॉर्मेट में, इन्हीं के फॉर्मेट में 34 को भी बैलेंस हम कर लेते हैं, 3 लिख लीजिए बस। तो 34 34 34 34 इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना।
अब यहां से देखें, अब ये वाला है 0.2, उसके बाद 3 3 3 3 3 3 3 और 3, और इसके बाद जोड़िए, देखिए क्या मिलेगा। 3 मिलेगा आपका 9, ये मिलेगा 7 7 7 2 9, यहाँ से मिलेगा आपका 3 3 6 1 7, यहाँ से मिलेगा 4 6 6 6 6 6 6 4 10, यहाँ से मिलेगा 3 3 6 7 8 1 9, यहाँ पे क्या मिलेगा, जोड़ लेते हैं फिर से, 9 आएगा, यहाँ से आएगा 6 3 9, ठीक है, 3 3 6 1 7, ठीक है, यहाँ 4 3 7 3 10, ठीक है, और 3 3 6 2 8 1 9, ठीक है। अब 4 3 7 1 8 आएगा, यहाँ 3 3 3 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 3 7 4 3 7 4 3 7 2 9 आएगा, और यहाँ से आपका आएगा कितना, 3 2 5 5 1 6, और 0 पॉइंट पुश कर लेंगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस को देखेंगे तो इसमें कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है। पहली चीज तो इस वाले को हम एक काम करते हैं, 1 मिनट, एक काम कर लेते हैं, इसके ऊपर बार लगा लेते हैं पूरा, ओ सॉरी, यहाँ पे था आपका 0.23 के ऊपर बार लगा लेते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो संख्या होगी, यहाँ पे संख्या जो होगी 23 23 23 23, और यहाँ से 2 लिख लीजिए। अब इसको जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर। यानी यहाँ से जो चीजें आएगा उसी रिजल्ट को हम लोग मान लेंगे, जैसे जो चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ से देखिए रिजल्ट आपका आएगा, देखिए यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 3 6 2 8, 4 3 7 2 4 3 7 2 9, यहाँ से 3 2 5 1 6, यहाँ से आएगा आपका 3 3 6 6 4 10 0, और यहाँ से आपका आएगा 4 3 7 और 7 7 7 8 1 9, गड़बड़ हो रहा है वाला। रुकिए, तो इस तरीके से इस पर कुछ एक जोड़ भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसे जोड़ने के लिए पूछते 0.123 के ऊपर बार है, 0.34 के ऊपर बार है, और 0.23 के ऊपर बार है। कभी इसको जोड़कर बताइए क्या आंसर आएगा। तो आपको करना क्या है, 123 123 लिख लीजिए 2 बार, उसके बाद लिख लेंगे 34, फिर 34, फिर 34, और नीचे लिख लीजिए 23 23 और 23। यानी संख्या बार बार आ सकती है। तो जोड़ के देख लें क्या बनेगा। तो ये बनेगा आपका 3 3 6 4 10, और ये बनेगा आपका 8, 4 3 7 1 8, ये भी 8, और ये बनेगा आपका 5 4 9 बनेगा, और ये आपका 6 बनेगा और पॉइंट। तो देख लेंगे ये आपका कि कौन सी संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है। तो 8 8 8 आ रहा है, इसको हम या करके लिख सकते हैं 0.69 और 8 के ऊपर बार लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह का कोई भी संख्या है तो आप क्या कर लेंगे कि कम से कम 3-3 पेयर बना लीजिए। जैसे 3-3 पेयर बना, 3-3 पेयर बना, तो ऊपर वाले को ऐसा डिजाइन करेंगे 3 पेयर में सेट हो जाए, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो नीचे देख लेंगे जो संख्या बार बार आना शुरू होगा। तो 0.69888 अब आ रहे थे, 8 के ऊपर बार लगा दीजिए। इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। एक और इस पर क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है, बहुत ही फेमस है। जैसे इसी के ऊपर पूछता है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और 1/ मान लेते हैं 42 आ गया। कदे की का योगफल बताइए क्या होगा। तो इसमें देखिए एलसीएम लेके तो एकदम नहीं सॉल्व करना है। कई लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा तो नीचे एलसीएम लेना शुरू कर देंगे, लेकिन वो बहुत ही लंबा चला जाएगा, तो एलसीएम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि इसका फैक्टर करें। तो गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे पहला का मिल जाएगा 1 × 2, तो बीच में 1 का अंतर है, तो इसमें भी आप 1 का अंतर का गुणनखंड खोजें। तो सबको इस तरीके से आप तोड़ लीजिए, पहले इस तरीके से इसको तोड़ लें। इसको भी तोड़ेंगे तो 5 × 6 मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो 6 × 7 मिलेगा, और जो संख्या 2-2 बार दिख रही है सबको काट को हटा दीजिए यहाँ से। उसके बाद 1 बचा तो इसको लिखे 1/1, और यहाँ पे जो बचा उसको लिखे 1/7, अभी बीच में माइनस का सिंबल डाल दीजिए। तो 7 एलसीएम 7 - 1, और आंसर हो जाएगा 6/7। फाइनली आंसर होगा इसका। सेम इन्हीं के बेस पर एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जैसे दे दे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 1/56 1/72 1/90, बस यहीं तक छोड़ दीजिए। इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे 4 × 5
इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 5 गुणे 6, इसको तोड़ेंगे तो 6 गुणे 7, इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणे 8, इसको तोड़ेंगे तो 8 गुणे 9 और इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 9 गुणे 10। मैंने कहा कि जो संख्या 2 बार दिख रही है सबको काट के हटा दीजिए और लिखिए 1/4, यहाँ से लिखेंगे 1/10, बीच में माइनस का सिंबल, दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। और इस तरीके से जब हम 20 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 5 और 20 में 10 से भाग देंगे आएगा 2 और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2/20। और भी देख लेते इस पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। एक और भी बहुत ही फेमस है, 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस, आगे दे देगा 99 सही 4/7 प्लस, आगे आ गया 99 सही 5/7 प्लस, आगे दे देगा 99 सही 6/7। इसका योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करने की 99 को अलग जोड़ लीजिए, जो यहाँ पे संख्या कंप्लीटेड वाला है उसको इस तरह में सबको अलग जोड़ लेता है। तो जैसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो देखते हैं कितना आने वाला है। 99 1 2 3 4 5 6, तो हम या तो 99 को 6 बार जोड़ें या तो 6 से गुणा कर लीजिए और जो आपका भिन्नात्मक संख्या उसको अलग जोड़ लें। जो भिन्न वाला पोर्शन है उसको अलग हम जोड़ लेते हैं, तो भिन्न वाला जो पोर्शन है उसको अलग जोड़ लीजिए ऐसे। आज जैसे इसको हम अलग जोड़ लेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट देगा। इसको गुणा करेंगे तो मिलेगा आपका 9 छके 54 का 4 और 9 छके 54, 55 56 57 58 59 यानी 594 और इसको जोड़िए 11 15 18 20 21 21/7, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 594 में 3 जोड़ लीजिए और आंसर हो जाएगा 597 इसका आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो भी कंप्लीट नंबर है उसको किनारे जोड़ लें और भिन्न वाली संख्या को, जो भी भिन्न वाली यहाँ पे संख्याएं हैं उसको अलग जोड़ लीजिए और जोड़ेंगे तो जैसे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला हमारा देखिए क्वेश्चन आ सकता है, कह देगा कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 1/3 भाग मनोरंजन पर 1/2 भाग शिक्षा पर खर्च करता है। आगे लिख लेंगे यदि वह कुल 12,000 रुपये बचाता हो, यदि वह कुल 12,000 रुपये बचाता हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो बोला कि उसकी मासिक आय या उसकी आय क्या होगी, तो उसकी आय बताइए। अब देखिए उसकी कमाई कितनी होगी, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 1/3 भाग खर्च करता है, 1/2 भाग खर्च करता है, तो खर्च करने के बाद टोटल आय में से जब हम घटा देंगे जो भी खर्च करता है तो बचत ही तो होगी उसकी। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप हल करने चलेंगे तो याद रखें सबसे पहले आपको खर्च को मैनेज करना है। तो खर्च करता है 1/3 भाग और उसके बाद खर्च करता है 1/2 भाग। जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आने वाला है। एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 एलसीएम होगा, उसके बाद 2 और 3 तो 2 + 3 लिख लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5/6 भाग वो खर्च करता है। तो इसको ऐसे समझिए कि 5/6 भाग वो खर्च करता है, 5/6 भाग वो खर्च करता है, 5/6 भाग खर्च करता है। तो 6 में 5 भाग तो खर्च कर दिया, तो खर्च तो 5/6 भाग करता है। तो याद रखिए जब भी कोई व्यक्ति भाग में खर्च करता है तो उसकी आय को हम 1 भाग हमेशा मान के सॉल्व करते हैं। तो उसकी आय मान लेते 1 भाग है और खर्च भी हमने निकाल लिया, खर्च निकाल लिया 5/6 भाग। तो मैंने कहा है कि जब आय में से खर्च को घटाएंगे तो उसकी बचत आएगी। तो अगर मुझे बचत को पता करना है तो बचत कितना होगा, तो याद रखें बचत कैसे निकालेंगे। तो बचत निकालने के लिए हमेशा आय में से क्या करना होगा कि खर्च को घटा लेना होगा। तो जैसे उसकी आय है 1 भाग की,
और इसमें से हमको घटाना है 5/6 भाग को घटाना है। तो 6 कम 6, 6 में से 5 जा, मैं लिख सकता हूँ 1/6 भाग वो बचत करता है। और बचत कितने हजार रुपए की है? तो बचत है 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए की उसकी बचत है। तो अब यहाँ से मैं एक स्टेप बिल्कुल कर सकता हूँ कि जो उसकी बचत है, यहाँ से देखें, उसकी जो बचत 12,000 रुपए है, जो भी बचत 12,000 रुपए की है, जो भी 12,000 रुपए की है, और बचत इधर भाग में हो गया 1/6 भाग। तो यानी कि 1/6 भाग की तो वैल्यू 12,000 है। तो 1/6 भाग बराबर लिख सकते हैं 12,000 रुपए। 12,000 रुपए, बस एक भाग उसकी इनकम है। तो ये तो पूछा है इनकम कितनी होगी, तो 12,000 में हमें 6 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी इनकम 72,000 रुपए की थी बस। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पहले खर्च को आप एक जगह जोड़ लेंगे, जितना भी खर्च होगा सभी को एक जगह आप जोड़ लेंगे। उसके बाद एक में से जब आप घटाएंगे, टोटल उसकी जो आय है एक, उसमें से जब हम घटाएंगे तो उसकी बचत आ जाएगी, उससे आप कंपेयर करके फिर सॉल्व कर लेंगे। सेम इसी की क्वेश्चन पर देखा जाए एक और, जैसे एक और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं राम ने अपने कुल आय के, अपने कुल आय का, अपने कुल आय का 2/7 भाग, 2/7 भाग मकान के, घर के किराए पर, घर के किराए पर, तो 2/7 भाग घर के किराए पर, 1/4 भाग, 1/4 भाग मनोरंजन पर, मनोरंजन पर खर्च करता है, खर्च करता है, खर्च करता है, करता है। आगे लिखेंगे यदि वह, यदि वह, यदि वह, यहाँ पे लिख लूँ यदि वह 60,000 रुपये बचाता हो, यदि 60,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि वह 60,000 रुपये, यदि वह 60,000 रुपये बचाता हो, 60,000 रुपये बचाता हो, तो उसकी आय क्या होगी? बचाता हो तो उसकी आय क्या होगी? तो बोल रहा है कि उसकी आय को बताएं, उसकी आय बताइए। तो सेम इसी तरीके से इसको भी करना है। जब भी कोई भी व्यक्ति आय में खर्च करे तो आय को मान लेना है 1 भाग, आय को मान लेना है 1 भाग। चलिए तो आय को 1 भाग मान लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 1 भाग वह कमाता है। अब यहां से उसके खर्च को पहले मैनेज करते हैं। तो खर्च को मैनेज करते हैं, 2/7 भाग है, और सीधे इसको जोड़ लिया जाए 1/4 भाग को। जैसे इसको जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या आने वाला है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8 + 7। यानी कि इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इक्वल और यहाँ से मिल गया 8, तो जोड़ेंगे तो मिलेगा 8 × 7 = 15, 8 × 7 = 15। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 15/28 भाग वह खर्च करता है। तो अब देखें, आय उसकी 1 भाग के खर्च को मैनेज किया, 15/28 आ गया। तो बस उसकी बचत को निकाल लिया जाए। तो बचत निकालने के लिए क्या करना होगा कि 1 भाग में से आपको क्या करना है कि 15/28 को माइनस कर लेना है। वैसे इसको खर्च बचत को निकालना और भी आसान है। ऐसे 28 में 15 खर्च कर लिया, तो 28 में से 15 घटाएंगे, 13/28 बचेगा। तो 28 से कम 28, 28 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 13/28 भाग उसकी बचत हो जाएगी। अब देखिए 13/28 भाग उसकी बचत हो गई। तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। एक काम कर लेते हैं यहाँ पर कि उसकी बचत को आप 65,000 रुपये भी कर सकते हैं। 65,000 कर लेंगे तो हम लोग के लिए बेनिफिट होगा थोड़ा सा। 65,000 कर लेते हैं। तो उसकी बचत आपका है 13/28 भाग, यहाँ पर उसकी बचत हो गई, और बचत दिया है 65,000 रुपये। अब जिससे बचत 65,000 रुपये की है, तो बस हम
जो 28 भाग है उसको डायरेक्ट हम किसके इक्वल कर देंगे, तो उसको इक्वल कर देंगे 65,000 रुपए के, 65,000 रुपए के बराबर हम कर लेंगे। और उसकी आय पूछी गई है, तो आय के लिए हमेशा आपको एक भाग निकालना होगा। तो एक भाग निकालने के लिए 65,000 गुणे और 28 होगा, अब पूरे का बट्टा हो जाएगा 13, 13 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5,000, आप जैसे गुणा करेंगे तो आएगा 1,40,000 रुपए। तो मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल कि 1,40,000 रुपए वो बिल्कुल कमाता है। जैसे 28 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, 3 को सुनना सही है, तो उसकी आय अगर पूछा जाए कि आय कितनी है तो 1,40,000 रुपए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि उसकी कुल इनकम होगी। अब भी और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को बैक टू बैक देखा जाएगा इसमें। तो आगे देखिए भिन्न से और भी एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई व्यक्ति शेष शब्द लगा के खर्च करे, जैसे मान लेते हैं कि जैसे राम है, यहाँ पे देखिए राम ने अपने कुल आय की, अपने कुल आय का अपने कुल आय का जैसे मान लेते हैं कि 1/4 भाग वो खर्च कर दिया मनोरंजन पर, और जस्ट इसके बाद कह दे कि शेष का, अब बात समझिएगा, शेष का कह दे 1/3 भाग, 1/3 भाग शिक्षा पर, और फिर दे दे इसमें शेष का 1/5 भाग अन्य पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है, और कदे यदि वह अब यहां से 3 4 4 3 12 और 12 दूनी 24, यदि वह 24,000 रुपये बचाता हो, यदि 24,000 रुपये बचाता हो तो उसकी आय पूछ रहा है कि आय क्या होगी, उसकी आय क्या होगी। तो प्रश्न में अगर शेष शब्द लगे हों, याद रखें कि इस प्रश्न में एक नया वर्ड आ गया, आपका शेष शब्द आ गया है, ठीक है ना। इसमें आपका आ गया शेष शब्द, इसमें भी आपका शेष शब्द आ गया है। तो अगर मान लेते हैं आपके सामने यहाँ पर शेष शब्द आ जाए, तो देखिए शेष शब्द जब आ जाए, जैसे ये आपका शेष आ गया, ये भी आपका शेष आ गया, तो शेष शब्द आ जाए तब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरह से सॉल्व करते हैं। इस बार हम सॉल्व करेंगे इसको ऐसे मान के, जैसे मान लेते हैं इधर साइड में देख लें, उसकी आय को, उसकी जो भी इनकम है उसको आप x मान लीजिए, और x में उस खर्च कर रहा है जैसे बैक टू बैक, तो जैसे 4 में 1 खर्च कर दिया तो 3 बचाया, 3 में 1 खर्च कर दिया 2 बचाया, 5 में 1 खर्च कर दिया 4 बचाया। तो x गुणे पहले वह 1/4 बार खर्च किया तो शेष कितना बचाया है 3/4, क्योंकि 4 में से घटा दीजिए। अब यहाँ पर खर्च किया है कितना 1/3 भाग, तो 3 में से 1 खर्च कर दिया तो 2/3 बचाया है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/5 भाग खर्च किया तो 5 में 1 खर्च कर दिया, 4/5 भाग बचाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का 3/4 भाग बचाया मल्टीप्लाई बाई 2/3 भाग बचाया मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पर आपका बचाया है 5 में से 1 4/5 भाग, और टोटल कितना रुपए बचाया है 24,000 रुपये बचाया है। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो x गुणे 2/5 बराबर 24,000 रुपया। तो x इक्वल टू आ जाएगा 24,000 गुणे 5 और बट्टा 2, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा तार 12,000 रुपये, और 12×5 60। मैं कह सकता हूँ कि उसकी इनकम जो होगी 60,000 रुपये होगी। तो चाहे तो इसके आगे एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, जैसे x गुणे 1 माइनस 1/4, फिर आगे लिखेंगे 1 माइनस 1/3, फिर लिख लेंगे 1 माइनस 1/5, और तब जाके यहाँ पे बचत 24,000 को हम दर्शा सकते हैं। जब भी शेष शब्द लगा हो तो हमेशा खर्च को 1 में से घटा दीजिए, हमेशा जो भी खर्च होगा उसको 1 में से घटा लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर 1/4 है तो 1 में से 1/4 घटाया, 1 में से 1/3 घटाया और 1 में से 1/5 घटाया। तो 4 एकम 4 में से 1 जा 3/4, 3 एकम 3 में से 1 जा 2/3, 5 एकम 5 में से 1 जा 4/3। सॉल्व करिए और x की वैल्यू मिलेगा आपका 60,000 रुपए। यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक डंटा है या कोई लकड़ी है, उसको पानी के अंदर से गाड़ा गया है, तो कह देगा 1/4 भाग जो है कीचड़ में है, 1/4 भाग कह देगा 1/4 भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं ऐसे उस डंटे को अगर मैं गाड़ूं ऐसे ऐसे अंदर की तरफ गाड़े, तो मान लेते इतना भाग कीचड़ में हो गया, फिर पानी में हो गया और शेष ऊपर हो गया, ऐसे दे सकता है। तो कह देगा कि 1/4 भाग आपका कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग पानी में और शेष ऊपर है, शेष ऊपर है, तभी वाला लाइन नहीं देगा, एक शेष का 1/5। जैसे क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा देता हूँ, झूठ मूठ का बताने से क्या बेहतर है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। जैसे कह देगा यदि किसी डंडे या लकड़ी भी लिख सकते हैं, यदि किसी लकड़ी का 2/3 भाग कीचड़ में हो, और शेष का 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग पानी में हो, और शेष जैसे कहा जाए कि जैसे मान लेते लकड़ी है तो इतना भाग कीचड़ में, इतना भाग पानी है और शेष पानी के ऊपर है, और शेष भाग पानी के ऊपर हो। आगे लिख लेंगे यदि पानी के ऊपर पानी के ऊपर 18 मीटर, पानी के ऊपर 18 सेंटीमीटर लकड़ी हो, पानी के ऊपर 18 सेंटीमीटर लकड़ी हो, तो कुल लकड़ी की लंबाई कितनी हो गई? कुल लकड़ी की लंबाई बताइए। इससे माना गया कि किसी लकड़ी का 2/3 भाग कीचड़ में हो और शेष का 1/4 भाग पानी में हो, शेष भाग पानी के ऊपर हो, यदि पानी के ऊपर 18 सेंटीमीटर लकड़ी हो तो कुल लकड़ी की लंबाई क्या? बहुत बढ़िया। लकड़ी की लंबाई को मान लेते हैं x गुणे, मैं कह रहा हूं कि 2/3 भाग कीचड़ में है तो शेष कितना भाग उसका बचा आता है? 1 - 2/3। उसके बाद पानी में कितना है भाई? तो पानी में आपका है, पानी में 1/4 भाग है, तो कितना भाग ऊपर है? तो -1/4, और इसके बाद दिया है 18 सेंटीमीटर, तो x गुणे 3 एकम 3 में से 1 जाए 1/3, और यहां से आ जाएगा 3/4 और बराबर 18 हो गया, 3 से 3 गया, x गुणे 1/4 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से x इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणे 4, और गुणा करते ही पूरे लकड़ी की लंबाई आ जाएगी 72 सेंटीमीटर। यानी कि याद रखिए किसी लकड़ी का 2/3 भाग कीचड़ में हो और शेष शब्द लग जाए तो एक में से हमेशा माइनस करते हैं। जैसे x पूरी लंबाई हो गई, उसका 2/3 भाग कीचड़ में होगा तो बाकी बचेगा ऊपर होगा, उसमें जो बचा है उसमें भी आपका पानी में है, तो पानी में जो होगा तो पानी को भी निकालिए एक में से, तो बाकी जो बचेगा पानी के ऊपर होगा। आकर है पानी के ऊपर 18 सेंटीमीटर है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि भिन्न में आपका इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो आपके सामने अभी मैंने दिखाया। और भी आगे बढ़ते हैं कि अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा शुरू होता है अगले टॉपिक का, जैसे आता है समय से रिलेटेड प्रश्न। आप लोग में जैसे समय से रिलेटेड जो प्रश्न पूछेगा उसको देखते हैं। देखिए सी टेट का अगला जो टॉपिक है वो समय से रिलेटेड आपका कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समय से रिलेटेड देखिए 3 तरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एक तो वॉच से, एक तो घड़ी से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आता है आपका कैलेंडर से पूछ सकता है,
कैलेंडर से पूछ सकता है, घड़ी, कैलेंडर, और उसके बाद एक आपका आता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन से पूछता है। 3 तरह से रिलेटेड प्रश्न आपके समय से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पहले घड़ी को पढ़ाते हैं, फिर कैलेंडर को, फिर समय प्रबंधन को। तो घड़ी से रिलेटेड जो प्रश्न मिलेगा तो उसको देखते हैं। तो घड़ी से रिलेटेड देखिए क्या प्रश्न बन सकता है। घड़ी से रिलेटेड एक बनेगा आपका जैसे कोणों से रिलेटेड बेसिक चीज, एक आएगा इसका प्रतिबिंब से रिलेटेड, एक आएगा आपका इसका प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब, इसका आएगा प्रतिबिंब से रिलेटेड, और एक आएगा इसका समय से रिलेटेड। तो पहले कोण वाले को देखते हैं कि कोण से रिलेटेड क्या आएगा। तो यहां से देखें, सबसे पहले आपको जानना है कि कोई भी घड़ी का मिनट वाली जो सेकंड वाली सुई जो होती है, कोई भी घड़ी हो तो उसकी सेकंड वाली सुई, जो भी सेकंड वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए बनाती है क्योंकि सेकंड वाली सुई मान लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे पूरा ये चक्कर लगाएगी तो केंद्र पर तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी और अपने 360 सेकंड से घूम जाएगी। तो लिख सकते हैं जैसे अपने धुरी पर 60 सेकंड से घूमी, और जैसे 60 सेकंड से घूमी तो अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना दी, 360 का कोण बना दी। तो मैंने कहा कि सेकंड वाली जो सुई थी वह एक सेकंड में अपने सेंटर पर कितने डिग्री का कोण आंतरित की। तो वही मैंने लिखवाया कि सेकंड वाली सुई अपने केंद्र पर एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण आंतरित करती है। इसके बाद हमारा आता है मिनट वाली सुई के लिए। कोई अगर मिनट वाली सुई हो तो मिनट वाली जो सुई हो तो उसके लिए आपको जानना है कि एक मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है भी, लेकिन यह एक सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। ये डाटा मिनट वाली सुई के लिए आपको याद रखना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसका। जैसे मान लेते हैं मिनट वाली सुई भी अगर एक चक्कर लगाएगी तो अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाएगी, लेकिन अपने वो कितने मिनट से घूम जाएगी, तो 60 मिनट से। तो कह सकते हैं 60 मिनट में एक चक्कर, मतलब 60 मिनट में ये भी 360 का कोण बना रही है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी 6 डिग्री का कोण बना देगी। 1 सेकंड की बात करें तो आप बताएं कि 1 मिनट में जब 6 बन रहा है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट को हम 60 सेकंड में भी तो बदल सकते हैं। तो मिनट वाली सुई 60 सेकंड में भी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि 1 सेकंड में क्या कोण बनाएगी, तो 6 बट्टा ले लेंगे 60, और जैसे कट करेंगे तो आ जाएगा 1/10। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे 1 मिनट में 6 है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से डिवाइड कर दो, 1/10 आ जाएगा। इसके बाद याद रखें घंटे वाली सुई के लिए, अगर कोई मान लेता है घंटा वाला सुई है तो घंटा वाला सुई के लिए याद रखेंगे, इसके लिए 3 बातें याद रखना है। पहली चीज कि 1 घंटा में, घंटा वाला सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, और 1 सेकंड में यह बनाता है 1/360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 नहीं, सॉरी, अभी बताएंगे कैसे निकलेगा। ये बनाएगा 1/120 डिग्री का कोण बनाता है। तो घंटे वाली सुई के लिए याद रखें 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे बनाता है, अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई घंटा वाला सुई है, कोई आवर वाला सुई है, ये घंटा वाला सुई है, तो अपने केंद्र पर तो ये 360 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन अपने घूमेगा 12 घंटा में। तो कह सकते हैं घंटा वाला सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाया, अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का कोण बनाया। तो कह सकते हैं कि घंटा वाला सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। ये तो मैंने बता रखा है।
अब 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में भी वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इस प्रकार से वह 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 30/60। जैसे कट करेंगे तो 1/2, तो इसलिए मैंने कहा कि घंटा वाला सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद आप चाहें तो मिनट से सेकंड में भी बदल सकते हैं। तो हम जब कह सकते हैं कि घंटा वाला सुई 1 मिनट में जब 1/2 बना रहा है, तो 60 सेकंड में भी 1/2 बनाएगा। तो अब यहाँ से 1 सेकंड में अगर मुझे निकालना है तो लिखेंगे 1/2/60, और जैसे इसमें गुणा होगा तो कह सकते हैं कि घंटा वाला सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 1/120 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार से घंटे वाली सुई के लिए आप याद रखेंगे कि 1 घंटा में ये जो कोण बनाया केंद्र पर 30 डिग्री का बनाया। आप घंटे को जो मिनट में बदलकर 1 मिनट को निकालने की कोशिश करेंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा 1/2 डिग्री का कोण आ जाएगा। उसके बाद जब इसको सेकंड में निकाल कर चेक करने की कोशिश करेंगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा 1/120 डिग्री का कोण। इस प्रकार से आप तीनों को बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी के जस्ट आगे वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिला जाएगा अगले क्लास में। चलिए।